गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब लोग सुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, सब अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम एक मैथ्स का एक नया चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है। तो चलो अभी हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स का कि क्या लिखा है। द फिगर्स दैट आर मेड ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस। ओके, मतलब 4 सीधे लाइन से जो फिगर बना होगा उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो और एक मतलब कीवर्ड और टर्म आप सभी लोग याद कर सकते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसका नाम है पॉलीगन। ओके, पॉलीगन, यहाँ पर मैं उसका नाम लिख देता हूँ, पॉलीगन। ओके, ये पॉलीगन आप सभी लोग जानते होंगे। मैं इसका डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि पॉलीगन का डेफिनेशन है ए फिगर दैट इज होल मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब एक ऐसा फिगर जो कि वो पूरा फिगर स्ट्रेट लाइन से बना होगा उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। मतलब उसके उसके कितने भी इन्फिनाइट, मतलब कितने भी हम लाइंस बना सकते हैं उसको हम पॉलीगन ही बना सकते हैं, पर वो लाइंस क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ये हमारा मेन आउटफिट रहना चाहिए। मतलब जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ऐसा बना दिया, ये एक पॉलीगन कहा जाएगा। अगर मैंने देखो ये 1 2 3 4 ये बना दिया तो इसके 4 साइड्स हैं, तो हमको पता है जिसके 4 साइड्स होंगे वो भी स्ट्रेट लाइंस के, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, वैसे ही मतलब आज तो हम स्पेसिफिकली क्वाड्रिलेटरल्स मतलब 4 साइड्स के फिगर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मतलब कौन कौन से फिगर के पास कौन से नंबर ऑफ साइड्स होंगे तो उनका नाम क्या बोला जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बाद में क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो देखो, किसी भी फिगर क्लोज्ड फिगर होगा, मतलब उनके लाइंस पूरे होंगे तो वो 3 लाइन से शुरुआत होंगे। अगर हम एक लाइन से, क्या आप इससे कंफर्म कर सकते हैं कि ये फिगर है? ये एक फिगर नहीं है, एक शेप नहीं है। अगर हम 2 लाइंस बना लेंगे तो ये भी एक शेप नहीं है। अगर हम ऐसे 3 लाइंस बना लेंगे तो ये एक मीनिंगफुल शेप बना रहे हैं। तो ये मीनिंगफुल शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइएंगल। मीन्स इसको हम ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, इसको हम पॉलीगन भी बोल सकते हैं। क्यों? इट इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो हम अभी थोड़ा अच्छे से एक चार्ट बना लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम ट्राइंगल बना लेते हैं इसको, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइएंगल। ओके, और अगर 4 साइड्स होंगे मतलब क्वाड्रिलेटरल्स तो उनको हम बोलेंगे क्वाड्रिलैटरल्स। अगर 5 साइड्स होंगे, यहाँ पर मैं ओनली साइड्स लिख रहा हूँ कि 5 साइड को हम बोलते हैं पेंटागन। इसका 6 साइड्स होगा, उसको बोलेंगे हम हेक्सागन। ओके, यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ सेपरेशन के लिए। 7th मतलब जिसके 7 साइड्स होंगे तो उनको हम बोलेंगे सेप्टागन। जिसके 8 साइड्स होंगे उनको हम बोलेंगे ऑक्टागन। जिसके 9 साइड्स होंगे उनको हम बोलेंगे नोनागन। और जिनके 10 साइड्स होंगे उनको हम बोलेंगे डेकागन। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये साइड्स है। ओके, तो अभी यहाँ ये पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो मेरे साथ आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। देखो, इसके 3 साइड्स हैं, इसके 4 साइड्स है, 5 6 7 8 सो ऑन। देखो, 3 है मतलब ट्राई, 4 है मतलब क्वाड, 5 है मतलब पेंटा, 6 है मतलब हेक्सा। तो ये जो फर्स्ट आपके जो स्टार्टिंग के वर्ड मतलब जो कि साइंटिफिक वर्ड होते हैं उसको अगर आप मतलब अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको सारा
साइड्स, जिनके साइड्स होंगे तो उनका नाम आप बता सकते हो। जैसे कि 7 साइड्स को सेप्टा बोलेंगे, 8 साइड्स को ऑक्टा बोलेंगे, 9 साइड्स को हम नोना बोलेंगे, 10 साइड्स को हम बोलेंगे डेका। ये आपको पता होगा कि 10 को हम डेका बोलते हैं। ओके, इनका सब ये साइंटिफिक नेम होता है। तो चलो अभी हम स्पेसिफिकली बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं टर्म क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो हमने तो पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। दे आर द फिगर्स दैट आर मेड ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन्स, उनको हम कंसिडर कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के साइड्स, एंगल्स, वर्टिसेस और डायगोनल्स, ये 4 टर्म्स के बारे में। तो फर्स्ट हम एक क्वाड्रिलेटरल का एक रफ फिगर बना लेते हैं। जैसे कि हम ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी और ए डी। तो इससे हम मतलब देख सकते हैं कि साइड्स कौन कौन से हैं। ये ए बी है, बी सी है, सी बी है और डी ए है। तो हम नेमिंग कर देते हैं साइड्स। तो फर्स्ट ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी ए है। इनके ऊपर हम लाइन देते हैं, जिसके कारण से हम जा सकते हैं ये कि ये लाइंस है जो कि साइड्स को दर्शाता है। उसके बाद हम आते हैं एंगल्स के ऊपर। ओके, एंगल्स भाई, एंगल्स क्या होते हैं, मतलब दो लाइन के इंटरसेक्शन में जो एंगल फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं, जो रीजन फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं एंगल्स। देखो ये ए डी साइड और ये डी सी साइड, यहाँ पर एक इंटरसेक्शनल रीजन बन रहा है, इनको हम बोलते हैं एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल डी बन रहा है, एंगल ए बन रहा है, एंगल बी बन रहा है और एंगल यहाँ पर सी भी बन रहा है। ओके, तो इनको नेमिंग करने का तरीका 2 टाइप का होता है। देखो, एक तो हम सिंपल डी जहाँ पर लिखा है वो डी एंगल लिख देंगे, मतलब जिधर भी जो नेमिंग किया होगा उस फिगर का, उसको हम नेमिंग कर सकते हैं एंगल में। और एक तरीका होता है, देखो अगर हम इस डी एंगल को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये एक कॉर्नर बन गया, तो इस कॉर्नर साइड को हम एंगल के तरह लिख सकते हैं। कैसे? ए डी सी। अगर यहाँ पर मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ ए डी सी ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पर डी एक कॉर्नर बन गया जिधर ए और सी दो लाइंस का इंटरसेक्शन डी बन गया कि नहीं, और वो डी इंटरसेक्शनल रीजन को हम बोलते हैं एंगल। तो हम एंगल डी को लिख सकते हैं एंगल ए डी सी, और एंगल ए को लिख सकते हैं डी ए बी। तो एंगल ए एक इंटरसेक्शनल रीजन बन गया, तो ये एंगल डी ए बी और ये एंगल बी, मतलब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और ये एंगल सी को हम और किसी तरह से लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, जहां पर सी एक इंटरसेक्शनल रीजन बन गया जो कोई हम एंगल कहलाता है। तो एंगल बी सी डी। तो इसके साथ हम पढ़ चुके हैं साइड्स और एंगल्स। अभी 2 टर्म्स बचा, कौन कौन सा? 2 टर्म्स बचे हमारे, डायगोनल्स और हमारे बचे वर्टिसेस। तो आप सभी लोग को पता होगा कि वर्टिसेस क्या होते हैं। वर्टिसेस आर नोन एज कॉर्नर्स। देखो, हम वर्टिसेस को क्या बोलते हैं? कॉर्नर्स। मतलब किसी लाइन और मतलब किसी एक लाइन और दूसरा लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉर्नर या वर्टिसेस। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं वर्टिसेस के तरफ। वर्टिसेस, देखो यहाँ पर ये एडी लाइन और ये सीडी लाइन एक रीजन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस रीजन या पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टिसेस या कॉर्नर्स। तो यहाँ पर एक डी एक कॉर्नर बन गया, तो डी एक कॉर्नर बन गया, ई भी एक कॉर्नर है, बी भी एक कॉर्नर है और सी भी एक कॉर्नर है। ओके, अभी हम बढ़ते हैं डायगोनल्स की तरफ। ओके, डायगोनल्स।
तो अगर हम एक क्वाड्रिलेटर में इमेजिनरी लाइन जो कि इंटीरियर रीजन ऑफ क्वाड्रिलेटर में इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं डायगोनल्स। अगर मान लो हम ए से सी तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं डायगोनल। मतलब ये डायगोनली एक तो डायगोनली डायरेक्शन में एक फ्लो कर रहा है और वो भी ऑपोजिट एंगल्स। देखो एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल्स है, ऑपोजिट एंगल्स के तरफ वो मूव कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार एंगल बी से एंगल डी, मतलब रुक जाओ थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, एंगल डी से एंगल बी तरफ जो इमेजिनरी लाइन बढ़ रहा है उनको हम बोलते हैं डायगोनल्स। तो एक क्वाड्रिलेटर में दो मैक्सिमम डायगोनल्स बन सकते हैं, मतलब इसी फिगर के रिक्वायरमेंट के लिए दो ही डायगोनल्स बन सकते हैं। तो डायगोनल कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया ए सी, ओके, और एक हो गया डी बी, ओके। तो इसके साथ हम पढ़ चुके हैं वर्टिसेस और डायगोनल्स। तो हम फिर से हम अभी समाप्त करेंगे कि हमने फर्स्ट पढ़ा था साइड्स के बारे में, उसके बाद सेकंड में पढ़ा था एंगल्स के बारे में, थर्ड में पढ़ा था अभी वर्टिसेस के बारे में, और फोर्थ में पढ़ा था हमने डायगोनल्स के बारे में। देखो साइड्स कौन कौन से होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ओके। और एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जो दो साइड्स के इंटरसेक्शनल रीजन जो कि इंटीरियर रीजन होता है, जो एंगल फॉर्म होते हैं उनको हम एंगल्स बोलते हैं। तो एंगल कौन कौन से बन गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और ये एंगल डी। और वर्टिसेस कौन कौन से हो गए, जो कि कॉर्नर्स बोला जाता है दो लाइंस के इंटरसेक्शन मीटिंग पॉइंट को। तो यहाँ पर एंगल मतलब कौन कौन से वर्टिसेस हो गए, वर्टिस ए बी सी और ए डी। और डायगोनल कौन कौन से हो गए, ए सी और बी डी। और देखो ये जो ए सी को हम सी भी लिख सकते हैं, ओके, और ये डी बी को हम बी डी भी लिख सकते हैं। मतलब ये एक्सेप्शन है, मतलब इसको हम उल्टे तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। तो अभी आता है हमारा एंगलसन प्रॉपर्टी। तो हम फर्स्ट हम इस एंगलसन प्रॉपर्टी का वर्ड ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ओके। तो फर्स्ट तो यहाँ पर लिखा है एंगल, मतलब इंटरसेक्शनल इंटीरियर रीजन के बारे में बताया गया है एंगल। सम मतलब एडिशन, और ये एक प्रॉपर्टी है। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हम एक क्वाड्रिलेटरल का रफ डायग्राम बना लेते हैं, ओके। जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी, इनका नेम लिखा गया ए बी सी डी। तो यहाँ पर फर्स्ट तो लिखा गया है एंगल, मतलब फर्स्ट मैं एंगल को कंसीडर कर लेता हूँ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और ये एंगल डी। इनका सम मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ओके। तो हमने सम भी कर दिया, एंगल भी लिख दिया, और प्रॉपर्टी में जब हम इन चारों एंगल्स को ऐड करेंगे, मतलब हमारा अरिथमेटिक क्या है, एडिशन, तो इनका सम निकल के आएगा 360 डिग्री, ओके। तो अगर ये इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, जैसे कि हम ट्रायंगल्स में भी पढ़े थे कि ट्रायंगल्स में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगता है, जहाँ पर ट्रायंगल्स में तीन एंगल्स होते हैं, तीन एंगल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल्स में भी एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, जिसमें कि चारों एंगल्स का एडिशन या सम 360 डिग्री होता है। तो मैं इसी प्रॉपर्टी के ऊपर मैं आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ओके। कि मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इस फिगर को स्टैंड बाय हम रहने देते हैं, ये है हमारा फिगर। तो मैं बोल रहा हूं कि ये सारे एंगल्स इक्वल है। तो गिवन, ओके, गिवन इज दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल, ओके, all angles are equal।
तो हम आस्क मतलब मैं आस्क कर रहा हूँ कि फाइंड ऑल एंगल्स। तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लल्लू प्रॉब्लम है भाई। ये तो मतलब बहुत मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो चलो अभी हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो फर्स्ट हमको पूछा क्या है कि ऑल एंगल्स आर सेम। तो अगर ऑल एंगल्स आर सेम और उनका सम 360 डिग्री होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी में, और हमको पूछा गया कि ऑल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं प्रूफ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल डी का सम कितना है 360 डिग्री। और यहाँ पर बोला है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब मैं सभी एंगल को एक कॉमन वेरिएबल से लिख देता हूँ कि मैं अगर सारे एंगल्स को मैं एंगल ए ले रहा हूँ, मतलब 4 एंगल ए ले रहा हूँ, मतलब ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल ए, मतलब 4 एंगल ए इज इक्वल टू 360। ओके, तो ये वाला इनटू मतलब मल्टीप्लाई होके रहा है, तो अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 360/4। तो 360/4 कितना होता है 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली अगर एंगल ए है 90 डिग्री और बोला गया है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए बी सी डी सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। तो हेंस प्रूव्ड, या ये हमारा आंसर है। तो ये तो आप सभी लोग समझते होंगे कि ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है भाई। ओके, तो ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए। ये एक बेसिक और मतलब एक एसेंशियल प्रॉपर्टी होता है, जहाँ पर एक सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है, पर आप सभी लोग उसमें भटक जाते हो। पर इसको अच्छे से याद रख के एग्जाम में परफॉर्म करना अच्छे से। ओके, तो अभी यहाँ आ चुके हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, मतलब कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स, फर्स्ट आप सभी लोग को याद हो कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। वो फिगर्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेपेजियम, ओके, और एक होता है पैरेललोग्राम। तो ओके, तो यहाँ पर हम जाने कि क्वाड्रिलेटरल्स 2 टाइप के होते हैं, तो ट्रेपेजियम और एक पैरेललोग्राम। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ट्रेपेजियम में 1 पेयर of opposite parallel lines है, मतलब एक ही पेयर, वो भी opposite lines पैरेलल है। मतलब एक पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल लाइंस होते क्या है? दे आर द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट। मतलब एक इधर लाइन और एक इधर लाइन, वो ऑपोजिट है, ये ऊपर और ये नीचे, वो भी एक पेयर। ये एक पेयर मतलब जिसमें 2 लाइंस होंगे, तो इनको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। इसका फिगर कैसा है? ऐसे देखो, ये एक लाइन हो गया, ये भी एक लाइन हो गया, ये दोनों देखना, इसका मतलब पैरेलल का सिंबल होता है ऐसे भाई। ओके, ये पैरेलल होते हैं, मतलब ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नहीं तो देखो, अगर आप जानोगे कैसे कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? देखो, ये तो सीधा सीधा चल रहे हैं, पर ये दोनों जो एडजेसेंट लाइंस होते हैं, ये ऊपर जाके ऐसे इंटरसेक्ट कर लेंगे, तो इनको हम पैरेलल लाइंस कंसिडर नहीं कर सकते। तो इधर एक ही पेयर, वो भी ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, इनको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। अभी चलो बढ़ते हैं हम पैरेललोग्राम्स के ऊपर। तो पैरेललोग्राम्स
पैरेललोग्राम क्या है, उसमें टू पेयर ऑफ opposite parallel lines। ओके, हम पैरेलल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं 2l टू द पावर l। ओके, देखो ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल लाइंस थे और इसमें दो पेयर्स आ गए। ओके, टू पेयर्स मतलब ऊपर और नीचे वो एक पेयर हो गए और साइड के दो, वो भी दो ऑपोजिट पैरेलल लाइंस होंगे जो कि कभी मीट नहीं करेंगे या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका फिगर बना देता हूँ कि देखो ये तो हम जानते हैं ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इनको हम ऐसे फर्स्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, और हम एक टेढ़ा लाइन बना देंगे इधर ऐसे। देखो आप अभी सोचते हो अगर हम टेढ़ा लाइन बनाएंगे तो उधर भी अगर हम और एक टेढ़ा लाइन बना देंगे ऐसे वाला, मतलब ऐसे ऐसे वाला, तो वो तो इंटरसेक्ट कर लेगा जो कि ट्रेपेजियम के बराबर हो जाएगा। तो इसके ही सिमिलर ऐसे ही हम और एक लाइन बना देंगे। तो आप देख सकते हो ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों एक ही साथ ऊपर जाएंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये भी और मतलब सेकंड पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हो गए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ट्रेपेजियम और एक होता है पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम का मेन डिफरेंस क्या है, दैट इट हैव वन पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल लाइंस, और पैरेललोग्राम का मेन डिफरेंस है इट हैज टू पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल लाइंस, मतलब इसमें एक पेयर, इसमें दो पेयर ऑफ सेम ऑपोजिट पैरेलल लाइंस। इसका आप फिगर बना सकते हो, इसका भी फिगर बना सकते हो, मैं छोड़ दे रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स के ऊपर। तो इस चैप्टर क्वाड्रिलेटर्स के चैप्टर में हमें मेनली पैरेललोग्राम्स के ऊपर ही ज़्यादा रिसर्च स्पेसिफिकली करेंगे। तो हम पैरेललोग्राम्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो ग्राम का सिंबल तो जीएम होता है, ये तो हमको सब पता है। तो पैरेललोग्राम में लास्ट में जीएम आएगा। और हमने आप थोड़ा सा हमने जो प्रीवियस स्लाइड में हमने जो पढ़ा था कि पैरेलल को हम कैसे लिखते हैं, एल एल टू द पावर एल, तो ये पैरेललोग्राम। तो इस सिंबल से हम पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तीन हिस्सों में बटे हुए हैं। क्या क्या, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट हम बढ़ते हैं रोम्बस की तरफ। ओके, तो ये होता है रोम्बस। ओके, मतलब मान लो पैरेललोग्राम के तीन बच्चे हैं भाई, तीन सुपुत्र हैं। ओके, पैरेललोग्राम, ये रोम्बस। तो रोम्बस क्या है, इसका एक मेन मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब हम रोम्बस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम दैट हैज ऑल साइड्स इक्वल। समझ में आई बात को? फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि रोम्बस मतलब रोम्बस एक फिगर है जो कि एक क्वाड्रेटर भी है, एक पैरेललोग्राम भी है। मतलब उनके उसके पास दो जोड़ी ओपोजिट पैरेलल लाइंस भी होंगे और ऑल साइड्स भी इक्वल होंगे, तो उसको हम कंसिडर कर देंगे एक रोम्बस। ओके, समझ में आया अभी बात को? अभी हम बढ़ते हैं रेक्टेंगल्स की तरफ। ओके, रेक्टेंगल्स। अभी रेक्टेंगल्स क्या है भाई? रेक्टेंगल्स वो है जिसके पास वन एंगल 90 डिग्री होगा भाई, मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इट्स ए पैरेललोग्राम दैट हैज वन एंगल 90 डिग्री। समझ में आई बात को? ये बहुत सिंपल है भाई, ये तो आपको सब पता होना चाहिए। ओके, पता भी होगा सबको। ओके, अभी हम बढ़ते हैं स्क्वायर। अभी आप सोचो कि स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 मिनट लो भाई, सोचा? तो स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि ये इनके साइड्स मतलब ऑल साइड्स इक्वल है भाई,
इसका वन एंगल 90 डिग्री भी है, तो इसको हम कंसिडर कर देंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, दैट स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम दैट हैज ऑल साइड्स इक्वल प्लस वन एंगल 90 डिग्री। मतलब इसके पास पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी है, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। तो फिर से हम आते हैं कि हम सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। क्वाड्रिलेटरल्स के मतलब दो टाइप्स हैं, ट्रैपेजियम और पैरेललोग्राम। अभी हम पढ़े पैरेललोग्राम के तीन टाइप्स, क्या क्या, रोम्बस, ओके, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। रोम्बस क्या है, रोम्बस के एक पैरेललोग्राम है दैट हैव ऑल साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल क्या है, ए पैरेललोग्राम दैट हैज वन एंगल 90 डिग्री। और स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम दैट हैज ऑल साइड्स इक्वल प्लस एंड वन एंगल 90 डिग्री। ओके, समझ में आए बात को, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अभी मैं रोम्बस का, रेक्टेंगल्स का और स्क्वायर का फिगर बना लेता हूं। ओके, ये थोड़ा मतलब और थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड होगा। ओके, थोड़ा सी काइट जैसा हो गया भाई। देखो, ये हमारा रोम्बस है जहां पर हमारा ऑल साइड्स इक्वल होंगे। ओके, अभी हमारा आ गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा सारे। ओके, सारे राइट एंगल हो गए, राइट एंगल। ओके, ये आगे जो लिखा हूं, आर का मतलब है राइट एंगल। और ये स्क्वायर, स्क्वायर में देखो भाई साहब, इसमें सारे एंगल भी 90 डिग्री है और सारे साइड्स भी इक्वल है भाई। ओके, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि कितने प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल्स के होते हैं। तो टोटल प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल्स के 4 होते हैं। ओके, यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। ओके, तो प्रॉपर्टीज हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के कितने हैं, 4। तो हम अभी पढ़ते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा होता क्या है कि हमारे जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ना, उसमें जो डायगोनल्स बने रहते हैं, उसमें जो ट्रायंगल्स बने, मतलब जो, देखो मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ। ओके, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया भाई, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और ये डी। अगर मैंने ए से सी एक डायगोनल बना दिया तो ये जो एक ट्रायंगल बन गया और ये जो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। ओके, यहाँ पर ये दोनों जो ट्रायंगल बन गए ना, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है ट्रायंगल्स ऑफ सेम शेप एंड साइज। ओके, जो ट्रायंगल्स सेम शेप और साइज के होंगे, मतलब जिसमें उनका सेम साइड होगा, एंगल होगा, वर्टिसेस होगा, डायगोनल्स होगा, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको क्या पता चला कि एक डायगोनल से एक क्वाड्रिलेटर में दो कॉन्ग्रुएंट, दो नहीं 4, मतलब कितने बन सकते हैं, congruent triangles can be created with the help of a diagonal in a quadrilateral. Okay, तो अभी हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी देखो, मैं सारे प्रॉपर्टी को मैं फिगर वाइज आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा, जिसमें कि आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी आपका डेवलप होगा और आप अच्छे से भी समझ पाओगे। ओके, अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसका डायग्राम बना देता हूँ, ए बी सी डी, हमने यहाँ पर नेमिंग कर लिया। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हमारा होता है इन ए क्वाड्रिलेटरल ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके, ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिसमें कि हम कंसिडर कर सकते हैं
कि ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये फर्स्ट में एंगल्स को कंसीडर करें तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। मतलब एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, तो हम इस सेकंड प्रॉपर्टी से कंसिडर करें कि इन ए क्वाड्रिलेटरल द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मैं इस फिगर को यहाँ पर ही स्टैंड बाय करता हूँ। ओके, अभी हम बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ऑल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, यहाँ पर देखो मैं एंगल्स को मिटा दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर जो हम साइड्स देख पा रहे हैं क्या क्या, एक ए बी है, बी सी है, सी डी है और एक डी ए है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो क्या है, ए बी डी सी के बराबर होगा और बी सी डी ए के बराबर होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी और बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी से क्या कंसिडर किए कि इन ए क्वाड्रिलेटरल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी हम फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे कि देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलता है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखो, मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि वो एक लाइन से इंटरसेक्ट करता है, मतलब रे जैसा वो पास करता है एक लाइन के ऊपर, और वो लाइन को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में वो बांट देता है। मतलब देखो, अगर मैं एक डायगोनल बना देता हूँ, ए से सी एक डायगोनल बन गया और बी से डी एक डायगोनल बन गया, तो ये जो एंगल ये जो डायगोनल हमने बनाया ए से सी और बी से डी, यहाँ पर मैंने एक इंटरसेक्शनल पॉइंट रख दिया जिसको हम नेम कर देते हैं ओ। ओके, तो हमारा देखो डायगोनल्स, फर्स्ट में लिख देता हूँ डायगोनल्स हमारे कौन कौन से हैं भाई, एक तो हमारा ए सी है और एक हमारा बी डी है। ओके, ए सी और बी डी हमने बोला था कि बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब उसी लाइन को दो हिस्से में इक्वली बांट देता है। मतलब अगर हमने ये एंगल डायगोनल्स ए सी के ऊपर से बी डी डायगोनल को हमने पास किया, तो ये बी डी दो हिस्सों में इक्वली बढ़ जाता है। मतलब हम डायगोनल बी डी को लिख सकते हैं बी ओ एंड बी ओ प्लस डी ओ। मतलब देखो, डी ओ ये एक हिस्सा बन गया और ये हिस्सा बन गया, और ये दोनों हिस्से इक्वल वैल्यू के होंगे या यूनिट में होंगे। ठीक उसी प्रकार ए सी को भी हम लिख सकते हैं ए ओ और ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी। पर ये जो हमने लिखा ये दोनों ही इसी के ही बराबर होते हैं। तो इस फोर्थ प्रॉपर्टी से हम क्या कंसिडर किए कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन विच द डायगोनल्स आर इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो हम अभी समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा क्वाड्रिलेटरल्स के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि इन क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल्स create congruent triangles. What are congruent triangles? They are the triangles that are formed of same size and same shape. और हम सेकंड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा, सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा इन ए क्वाड्रिलेटरल द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, मतलब अगर एंगल ए और एंगल सी हुआ तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी में क्या पढ़े कि इन ए क्वाड्रिलेटरल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल होगा तो ए बी साइड इज इक्वल टू डी सी साइड, और अगर साइड वाले साइड को हम देखेंगे तो साइड बी सी इज इक्वल टू
साइड ए डी। और फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ा कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मींस बाइसेक्ट का मतलब दे डिवाइड द लाइन इनटू टू इक्वल डिवाइडेड पार्ट्स। ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज याद रखने में ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है अपने एग्जाम पे। ओके, ये फर्स्ट वाला जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्रिएट करता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पे वो वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज होता है। मैं आगे जाके आपको इसी चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी रूल भी आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो आप अभी सब सोच रहे होंगे कि सर आप क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर लाइंस एंड एंगल्स कहाँ पूछ लिए। कि क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में बहुत सारे मतलब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो कि लाइंस और एंगल्स और ट्राइंगल्स के ऊपर ही पूछा जाता है। ओके, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट लाइंस और एंगल्स और ट्राइंगल्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहना चाहिए। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं लाइंस और एंगल्स भी आपको आज बताने वाला हूँ। ट्राइंगल्स के बारे में बताऊंगा, कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में बताऊंगा। ओके, आप इस वीडियो में सारे जो एप्लीकेबल रूल्स होते हैं आप इसी में सब समझ लोगे। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं लाइंस और एंगल्स में। तो इसमें 3 रूल्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल्स हम पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल का नाम है LPA। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग वर्ड फॉर्मेट क्या है? L के लिए लीनियर, P के लिए पेयर और A के लिए एक्सियोम। तो ओके, फर्स्ट हमारा रूल है कि लीनियर पेयर एक्सियम। तो हम इसको कैसे समझेंगे? ये मान लो एक लाइन है। ओके, इस सरफेस को बाउंस मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये जो हमारा लाइन इस सरफेस के ऊपर जो टच कर रहा है, उसके वजह से जो दो एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2, दो एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं ना, उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अननोन एंगल्स। अगर हम इन एंगल्स को मतलब एंगल का वैल्यू या यूनिट हमको पता नहीं है, उसके ऊपर ही ओनली हम इस लीनियर पेयर एक्सियम रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या पढ़े? लीनियर पेयर एक्सियम, जिसमें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम होता है 180 डिग्री। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर। और हमारा सेकंड प्रॉपर्टी वही लाइंस और एंगल्स के ऊपर ही कंसिडर करता है। ओके, तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, मैं ये पूरा अच्छे लाइंस और एंगल्स के ऊपर मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मान लो 2 लाइंस हैं। ओके, ये 2 लाइंस अपने बीच में ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये एंगल लाइन ए बी और ये CD लाइन है। ओके, मतलब एंगल ए बी क्यों बोलो एंगल ए बी, ये साइड ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है साइड CD के साथ। ओके, तो यहाँ पर 4 एंगल्स, 4 पॉसिबल एंगल्स कैन बी मेड। यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 नेमिंग करते 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक रूल लगता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का ये मतलब शॉर्ट वर्ड होता है। V से वर्टिकली, O से ऑपोजिट और A से एंगल्स। ओके, तो इससे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। क्योंकि नहीं, देखो ये तो एक वर्टिकली तो बन गया और ये ऊपर का नीचे हो गया, नीचे का भी ऊपर हो सकता है, तो वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो सकते हैं। और ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो हम इससे कंसिडर करेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, ये हमारा सेकंड रूल था, क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड या
लास्ट रूल के ऊपर, जहां पर कि 3 सब रूल्स हैं। ओके, ये वाला रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर याद कर लोगे ना, सारे क्वेश्चन आपको मक्खन लगेगा, मक्खन। ओके, तो अब हमारा अभी थर्ड रूल आ गया। ओके, ये भी आपको मैं लाइंस और एंगल्स के डायग्राम समझा के आपको समझा दूंगा। तो मान लो दो पैरेलल लाइंस है। ओके, पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल दे दिया भाई। ओके, एक ट्रांसवर्सल अच्छे से कर दे रहा हूँ भाई। एक ट्रांसवर्सल मैंने बना दिया है पूरा लंबा सा भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 पॉसिबल एंगल्स कैन बी मेड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, तो फर्स्ट हमारा इसमें फर्स्ट सब रूल आता है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। भाई अभी आप सोच रहे होंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है भाई। मतलब एक टिक होता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल निकालने के लिए या मतलब सॉल्यूट करने के लिए कि ये मान लो फर्स्ट तुम्हारा इनिशियल एंगल है एंगल 1, तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एक एंगल छोड़ के और एक एंगल। मतलब अगर ये एंगल 1 है तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 5, क्योंकि ना एक एंगल छोड़ के एक एंगल, उसके बाद वाला एंगल 5 हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम कंसिडर करेंगे सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, मतलब सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वली होंगे। ओके, ठीक, उसी प्रकार एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, 5 को छोड़ के एंगल 7। उसके बाद हम 2 आते हैं, एंगल 2, 4 को छोड़ के 6, तो एंगल 6, और एंगल 4, 6 को छोड़ के 8, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, तो हमारा थर्ड रूल में फर्स्ट सब रूल खत्म हो चुका है। अभी हम आते हैं हमारे सेकंड रूल के ऊपर। तो हमारा सेकंड रूल क्या है भाई, हम देखते हैं। अभी आता है हमारा उस सेकंड सब रूल में 2 और सब पार्ट्स है। ओके, फर्स्ट तो हम कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल वाइज। ओके, अल्टरनेट मतलब ऊपर साइड, मतलब साइड वाला इस साइड वाला, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो इंटीरियर वाला होता है और एक होता है एक्सटीरियर वाला। ओके, देखो फर्स्ट तो एक्सटीरियर वाले ये दोनों है, ये और ये भी दोनों है। इंटीरियर वाले ये वाले हैं। ओके, पर जब हम निकालते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लो ये हमारा इनिशियल एंगल होगा एंगल 1, तो इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल 8। देखो ना, इसका इस तरफ हम जब इस तरफ मुड़ जाएंगे नीचे तरफ, तो एंगल 8 इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा। ओके, तो फर्स्ट मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट मैं कंसिडर कर दे रहा हूँ, जिसमें कि मैं इसको ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ए लिख रहा हूँ। ओके, इसमें आता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, और ये एंगल 2 ये इस तरफ है, जब हम इस तरफ मुड़ जाएंगे तो एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 2 के बराबर, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। तो हमारा काम अब तो खत्म हो गया किसके बारे में, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के ऊपर। अभी हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये 1 2 3 4 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो देखो हमारा अगर इनिशियल एंगल 3 होगा, तो इसका ऑल्टरनेट नीचे हम चला जाएंगे तो एंगल 6 बन जाएगा। तो मैं और ठीक उसी प्रकार एंगल 4 का ऑल्टरनेट इस तरह हम जब मुड़ जाएंगे तो एंगल 5 बन जाएगा। तो हम अभी कंसिडर कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AIA, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। आशा करता हूँ मैं आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो ये वाला रूल खत्म हो चुका है।
तो ये वाला रूल आप सभी लोगों को अच्छे से याद करना है। और वो जो मैंने फर्स्ट रूल बताया था लीनियर पेयर एक्सियोम, वो सारे अननोन एंगल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये आपके मतलब दिमाग में एक प्रिंट जैसा छपना चाहिए। ओके, तो आप ये वाला, तो ये जो थर्ड रूल है ना, ये थर्ड रूल के ऊपर आपका मतलब से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहना चाहिए। मतलब ये आपका अगर अच्छे से हो गया ना, सारे क्वेश्चन पर आप मक्खन लगेगा आपको। ओके, तो ऑल द बेस्ट। तो अभी हम पढ़ते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। ओके, आप सभी लोगों को पता होगा कि ट्राइंगल्स क्या होता है भाई। ट्राइंगल्स आर दी पॉलीगॉन्स दैट आर मेड ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस। मैंने आपको वेरी फर्स्ट ऑफ द वीडियो आपको बताया था ट्राइंगल्स। ओके, अभी हम ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज या कि रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है कि मैं आपको ट्राइंगल बना देता हूँ। ओके, ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड कर लिया। ओके, यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर एंगल बना ट्राइंगल के बाहर, जो एक्सटीरियर एंगल होगा इट इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। ओके, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ना कि अगर हम इसको नेमिंग कर लेंगे ए बी सी और ये ओ, मतलब एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। तो मैं लिख देता हूँ कि एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी बी ए। देखो यहाँ पर ए और बी एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस मीन्स दिस sum of the angle A and B is equal to the angle C which is the exterior angle. Okay, तो ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि the exterior angle is equal to the sum of the 2 interior angles of the triangle. तो अभी सेकंड रूल में हमारा आ जाता है कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये वाला रूल आपको अच्छे से समझना है। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ओके, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, कॉन्ग्रुएंसी रूल में 5 पार्ट से होते हैं। ओके, उस 5 रूल्स के ऊपर हम कंसिडर करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आते हैं अभी हम सेकंड, जो कि हमारा है कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में। इसको देखो, मैं साइड में फर्स्ट 5 रूल्स के बारे में बता दे रहा हूँ कि क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट तो है हमारा SAS रूल, उसके बाद है हमारा AAS रूल। ओके, उसके बाद है SSA रूल और उसके बाद आता है हमारा SSS रूल और आता है RHS रूल। ये 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे SAS रूल के बारे में। SAS रूल, अभी आप पूछोगे कि SAS स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो SAS स्टैंड फॉर साइड एंगल साइड। देखो, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड साइड एंगल, साइड साइड साइड, और ये RHS मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि RHS का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ओके, अभी हम पढ़ते हैं SAS साइड एंगल साइड। कि मान लो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को हम प्रूव करने के लिए हम 2 ट्राइंगल्स एज ए रेफरेंस लेते हैं। कि मान लो ये 2 ट्राइंगल्स हमने ले लिया, तो ये ABC और ये है PQ और ये R। ओके, तो साइड, फर्स्ट हम साइड देखते हैं। ये AB साइड इज इक्वल टू PQ और ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और ये BC साइड इज इक्वल टू QR। ये अगर सेम हो जाते हैं तो इसके ऊपर SAS कॉन्ग्रुएंसी पोस्टुलेट
एप्लीकेबल होता है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि ए बी साइड इज इक्वल टू पी क्यू साइड, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और बी सी साइड इज इक्वल टू क्यू आर साइड। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ऐसा साइन देते हैं। ओके, तो ये हम फर्स्ट हमारा रूल हो गया एस रूल। उसके बाद हम आते हैं एस रूल। ओके, इसमें भी मतलब सारे रूल्स में ही मैं डायग्राम्स का यूज करने वाला हूँ एज ए रेफरेंस फॉर इजी कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, ताकि कोई मिसकन्वीनियंस ना हो। तो अभी हम आ गए एस रूल में। एस क्या होता है? एंगल साइड रूल। तो मान लो हमने दो ट्राइंगल ले लिया, ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसमें फर्स्ट हमने एंगल ए एंगल पी के बराबर कर दिया, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर कर दिया, और ए सी साइड और पी आर साइड इक्वल कर दिया, या बी सी साइड क्यू आर के साइड कर दिया। मतलब यहाँ पर हम ए सी और पी आर को इक्वल कर सकते हैं, या बी सी और क्यू आर को हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कंसिडर करेंगे कि साइड बी ए बी इज इक्वल टू नो, हम फर्स्ट साइड को क्यों ले रहे हैं भाई? फर्स्ट हम एंगल को लेंगे ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड ए सी साइड इज इक्वल टू पी आर साइड। और इसको हम और एक मतलब एक्सेप्शनल साइड क्या हो सकता है? बी सी साइड इज इक्वल टू साइड क्यू आर। ओके, तो अगर हम एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये आशा करता हूँ कि ये एस कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको भी समझ में आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं एस ए रूल के ऊपर। ओके, ये डायग्राम को वैसे स्टार्ट में कर देता हूँ, कितना और बना होगा भाई। ओके, ये वाला थोड़ा सा ट्रांजिशनल इफेक्ट चाहिए भाई ना, थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ भाई मेरे हाथ से। ओके, तो हमारा अभी थर्ड पोस्टुलेट आ गया एस ए रूल। ओके, एस ए रूल क्या होता है भाई? साइड एंगल रूल। अगर हम दो साइड इक्वल कर लेंगे और एक एंगल इक्वल कर लेंगे तो वो साइड एंगल रूल बन जाएगा। तो अगर ए बी साइड और पी क्यू साइड इक्वल कर लिया, बी सी साइड क्यू आर के साइड इक्वल कर लिया, और ये सी एंगल आर के एंगल के इक्वल कर लिया, या तो एक्सेप्शनल है ए एंगल पी एंगल से मैंने इक्वल कर लिया। तो हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया कि ए बी साइड इज इक्वल टू पी क्यू साइड और बी सी साइड इज इक्वल टू क्यू आर साइड, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। या तो एक्सेप्शनल साइड क्या होता है हमारा, एक्सेप्शनल एंगल क्या है हमारा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ओके, ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, अभी आता है हमारा एस। ओके, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, ये साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखो भाई, ये एंगल्स वगैरह मैं हटा देता हूँ। ओके, ये साइड रूल में क्या होता है? अगर ए बी साइड में पी क्यू के बराबर कर दूंगा, बी सी क्यू आर के बराबर कर दूंगा, ए सी में पी आर के बराबर कर दूंगा, तो उसके ऊपर हम एस कॉन्ग्रुएंसी रूल एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर क्या किया? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो सारी साइड इक्वल होंगे तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, आशा करता हूँ ये एस रूल बहुत इजी आपको इजीली समझ में आया होगा। अभी हम हमारे लास्ट और फिफ्थ और लास्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल की तरफ बढ़ते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल।
ओके, फर्स्ट मैं इसका मतलब फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। ओके, RHS। ओके, आर का मतलब है राइट एंगल, एच का फुल फॉर्म है हमारा हाइपोटेन्यूज, और एस के लिए हमारा फुल फॉर्म है साइड, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, मतलब दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम दो राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं भाई। ओके, ये हमारा 90 डिग्री है भाई, अगर ए बी सी और ये पी क्यू आर। ओके, तो फर्स्ट दिया गया है राइट एंगल, तो आर के लिए तो राइट एंगल ही स्टार्ट करता है, तो हमने बी एंगल क्यू एंगल के बराबर कर दिया। उसके बाद आ गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा, जो कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हमारा एसी हमारा लॉन्गेस्ट साइड है ये वाला, और मतलब एसी हमने पी आर के बराबर कर दिया। और साइड, और एक साइड कौन सा बच गया, देखो ये ए बी तो बच गया और ये बी सी बच गया, तो इन दोनों साइड को हम कोई भी एक एक्सेप्शनल साइड में ले सकते हैं। तो हम ए बी को ले सकते हैं पी क्यू के साथ, और बी सी को ले सकते हैं क्यू आर के साथ, ये भी एक एक्सेप्शनल साइड बन गया। तो इससे हम क्या कंसिडर करते हैं कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया। ओके, उसके बाद आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी साइड इज इक्वल टू हमारा पी आर साइड, और हमारा आ गया ए बी साइड इज इक्वल टू पी क्यू साइड। और हमारा इस साइड के लिए और एक एक्सेप्शनल क्या होगा कि बी सी साइड इज इक्वल टू क्यू आर साइड। ओके, आशा करता हूँ ये कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, अभी ये पूरा क्वाड्रिलेटरल्स का चैप्टर खत्म हो चुका है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाके परफॉर्म करूंगा, आपके आगे सॉल्व आउट भी करूंगा। ओके, स्टडी हार्ड, बी पॉजिटिव एंड बी, भाई समझ लो भाई, बी कंसंट्रेट ऑन कॉन्ग्रुएंसी रूल भाई। ओके, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी।